एवरीवन डियर ऑल, आप सभी छात्र छात्राओं का मैं फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो व्याकरण के प्रकार चल रहा है उसमें स्पर्श व्यंजन, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था सारी चीज़ें। स्पर्श व्यंजन से संबंधित कौन सा वर्ग किसके अंतर्गत आता है और कहाँ कंठ का प्रयोग होता है, कहाँ तालु का प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। इसके बाद अब जब हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला हमारा व्यंजन का प्रकार है वो है अंतस्थ व्यंजन, है ना। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ये तीनों चीज़ इस वीडियो के अंतर्गत, ये जो हमारा वीडियो बन रहा है, ये नेक्स्ट पार्ट जो बन रहा है, इसके अंतर्गत ये तीनों अच्छी हम क्लियर करेंगे। ओके डियर ऑल, तो आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा व्यंजन का दूसरा प्रकार है वो है अंतस्थ व्यंजन। अब हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये मानस पटल में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन रहा है कि अगर ये अंतस्थ व्यंजन है तो क्या होता है अंतस्थ व्यंजन, किसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, है ना। तो अगर हम एक शब्द में बात करें, यानी एक शाब्दिक अर्थ में बात करें कि अंतस्थ व्यंजन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अगर एक शब्द में जानने का प्रयास करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का अर्थ होता है, ठीक है ना। आप लोग लिख सकते हैं, नोट्स बिल्कुल बनाते चलिएगा। अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में स्थित होना, मध्य में स्थित होना, है ना। एक शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि मध्य में स्थित होना। मध्य का मतलब होता है बीच में, है ना, मध्य का मतलब होता है बीच में। अब देखिए, ये तो रहा अंतस्थ का अर्थ। अब हम अगर परिभाषा की बात करें, है ना, तो परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारी जिह्वा होती है, जीभ जो होती है, वो मुंह के अलग अलग हिस्सों को, भागों को टच न करके, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। स्पर्श वाले में मैंने बताया था कि जीभ हमारे पूरे मुंह के अलग अलग भागों को जब स्पर्श करती है तो वहाँ स्पर्श व्यंजन होता है। लेकिन जब अगर हम अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा पर चलते हैं तो इसमें थोड़ा सा परिभाषा चेंज होगा, और क्या होगा वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने अंतस्थ का अर्थ सीधे सीधे लिख दिया है कि मध्य में स्थित होना, मध्य मतलब बीच में। अब क्या स्थित होना, यानी जो हमारी जिह्वा है, इसी के बारे में बताया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो जो हमारी जिह्वा है वो मुख के अलग अलग भागों को टच न करके, बल्कि वो बीच में ही क्या करे, स्थित रहे, है ना, वो बीच में ही ठहराव रहे उसका, वो और कहीं न टच करे, वो अपने बीच में ही रहे। तो ऐसे वर्ण का जब उच्चारण करें, हम लिख सकते हैं, व्याकरणीय आधार पर लिख सकते हैं कि जिन उच्चारणों का, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो होती है अलग अलग भागों को टच न करके वो बीच में ही स्थित रहे, उसे हम क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब अंदर के भाग को, है ना। वो जीभ हमारी अलग अलग पार्टों को टच न करके सिर्फ बीच में स्थित रहे, उसका ठहराव बीच में ही रहे, है ना, और अलग अलग हिस्सों को वो टच न करें हमारी जिह्वा, उसे हम क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। तो आप लोग अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय है ना, करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को, जो हमारी जिह्वा है
जिह्वा, जिह्वा मुख्य के, मुख मतलब मुंह, यहाँ लिख लीजिए मुंह के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, तथा मध्य में स्थित रहती है, नहीं करती है तथा मध्य में ही स्थित रहती है, मध्य मतलब बीच में, स्थित का मतलब रुका हुआ, स्थित रहती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये आप लोग का परिभाषा हो गया, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ओके डियर ऑल, और यही मैंने आप लोग को समझाया कि जिस व्यंजन का उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है वो शरीर के अलग अलग भागों को स्पर्श न करके वो बीच में ही क्या करे, स्थित रहती है, यानी रुकी रहती है, यानी उसका ठहराव जो है बीच में ही रहे, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये तो आपका परिभाषा हो गया। लेकिन अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन से, कि अगर इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं तो वो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो वो भी जान लीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछता भी है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, संख्या 4 होती है ना, 4 होती है। यानी ये 4 कौन कौन से हैं जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। पहला जो होता है य, दूसरा जो होता है र, तीसरा जो होता है ल, और चौथा जो होता है व। तो आप लोग ये चारों नोट कर लीजिएगा, य, र, ल, व। ये टोटल 4 जो व्यंजन हैं जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ओके डियर ऑल, तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा मैंने बता दिया, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है व्यंजन का पार्ट, यानी व्यंजन के जो भेद अगला हमारा है वो है ऊष्म व्यंजन, है ना। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और व्यंजन का जो अगला प्रकार है, यानी अगला भेद है, वो है ऊष्म व्यंजन। इससे पहले व्यंजन के जो भेद मैंने बता दिया था, स्पर्श व्यंजन, है ना, स्पर्श व्यंजन के बारे में पूरी हर एक चीज़ बता दिया। फिर इसके बाद अंतस्थ व्यंजन के बारे में भी मैंने बता दिया, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्या परिभाषा होता है, ये भी मैंने बता दिया। अब जो अगला हमारा प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। तो क्वेश्चन अब हमारे सामने है कि ऊष्म होता क्या है, ऊष्म किसे कहते हैं। अगर हम इसे एक शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो ऊष्म का सीधा सीधा अर्थ होगा, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, गर्म, है ना। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। अगर हम एक शब्द में बात करें तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। यानी अब अगर हम परिभाषा पर चलते हैं तो कह सकते हैं कि जिन व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं अपने मुख से, यानी मुंह से, ऐसा व्यंजन, जिन व्यंजन का उच्चारण करें तो उससे हमारे मुंह से निकलने वाली जो श्वास होती है वो गर्म निकले। गर्म का मतलब रगड़कर वो चीज़ निकले, रगड़कर वो ध्वनि निकले, है ना, गर्म पैदा करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 पत्थर लेते हैं, है ना, तो 2 पत्थर को रगड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गर्म पैदा होगा, है ना, पत्थर कहीं ना कहीं गर्म हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरह ये परिभाषा भी है, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकले, है ना, श्वास का मतलब जो अंदर के हमारे जो ध्वनि है वो गर्म निकले, यानी रगड़ते हुए निकले, है ना। जब कोई चीज़ रगड़ेगा तो गर्म होगा ही। तो आइए इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं, आप लोग लिख सकते हैं परिभाषा, ठीक है ना। परिभाषा में लिख सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में
उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकले, मुंह से गर्म श्वास निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये आपका परिभाषा है, यह आप सभी के लिए परिभाषा है और इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, बता भी दिया, और शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये ऊष्म व्यंजन हैं तो कौन कौन से ऊष्म व्यंजन हैं जिसका उपयोग करते हैं तो उसमें गर्म पैदा होता है, यानी गर्म सांस निकलती है, तो कौन कौन से होते हैं, आइए उसको भी जान लेते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, ठीक है ना। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 है। कौन कौन सा जान लीजिए, स, ठीक है, स, फिर ह, षटकोर स, मूर्धन्य स, और ये स, शरीफा स, ठीक है ना। और एक आता है ह, तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। यानी ये जो 4 हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। ऊष्म का मतलब गर्म, यानी इन चारों को अगर हम इन चारों ध्वनियों का मुंह से निकालते हैं, जैसे आप लोग बोलिए श श श, तो उसमें रगड़ते हुए निकल रही है, यानी घर्षण हो रहा है, तो गर्म सांस जैसा निकलेगा, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं या कौन से व्यंजन आते हैं, तो ये चारों आप लोग को याद करना पड़ेगा। ओके डियर ऑल, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, श श श, ये चारों हैं, आप लोग देख लीजिए, श श श ह, ये 4 हैं जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो यह आप लोग चारों याद रखिएगा, और परिभाषा भी मैंने बता दिया। अब व्यंजन का जो आखिरी प्रकार है उसको भी हम लोग जानेंगे, और आखिरी प्रकार मैंने आप लोग को बताया था संयुक्त व्यंजन। तो आइए उसको भी देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ओके डियर, तो व्यंजन का जो आखिरी भेद है वो है संयुक्त व्यंजन। इससे पहले मैंने आप लोग को स्पर्श व्यंजन बता दिया, उसकी संख्या बता दिया, अंतस्थ व्यंजन बता दिया, उसकी भी संख्या बता दिया। उसके बाद ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब व्यंजन का जो आखिरी प्रकार है वो है संयुक्त व्यंजन। अब हमारे मानस पटल में ये क्वेश्चन आता है कि संयुक्त व्यंजन है तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है, संयुक्त व्यंजन का अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है, संयुक्त का मतलब क्या, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, है ना। ऐसा कोई चीज़ जो एक इधर और एक इधर दोनों को लाकर जोड़ दिया जाए, यानी उसको जुड़ाव कर दिया जाए, योग कर दिया जाए, उसे ही संयुक्त कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि संयुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है, संयुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है जुड़ा हुआ, है ना। संयुक्त का शाब्दिक अर्थ है जुड़ा हुआ, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे मानस पटल पे ये क्वेश्चन आता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, यानी उसकी परिभाषा क्या है। तो कह सकते हैं कि ऐसा वर्ण या वे वर्ण, है ना, वे वर्ण जो दो व्यंजन के मेल से, मेल का मतलब योग से, यानी जोड़ने से बना हो, ऐसा व्यंजन जो दो वर्णों से मिलकर बना हो, यानी दो व्यंजनों से मिलकर बना हो। फिर से समझिए इसको, ऐसा वर्ण जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो, मेल का मतलब एक व्यंजन, है ना,
और इधर दूसरा व्यंजन, और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कोई तीसरा वर्ण तैयार होता है, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो आइए परिभाषा लिख लीजिए, पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो लिखिए, लिख सकते हैं कि वे वर्ण जो दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों, सबका परिभाषा अलग अलग चेंज हो रहा है, दो व्यंजनों के मेल से, है ना, मेल से बने हो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो दो व्यंजनों के मेल से बने हों उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए, ये हमने मान लिया, ये तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन अब हमारे जो मानस पटल पे अगला क्वेश्चन उभर कर आ रहा है कि ये संयुक्त व्यंजन हैं, तो कौन कौन से जो वर्ण हैं जिन्हें हमने संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा है। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? इसकी भी संख्या 4 मानी गई है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 मानी गई है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4। क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है ना, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगर संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है तो वो संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से हैं, है ना। तो पहला जो आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा वो है छत्री छ। ठीक है, छत्री छ के बाद आएगा त्र, है ना, त्र आएगा। उसके बाद आएगा ज्ञ, और उसके बाद आएगा आपका स्र। देख लीजिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और वे 4 कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। अब देखिए, मैंने परिभाषा क्या बताया कि दो व्यंजन के मेल से, तो सिर्फ संख्या बताने से नहीं हो जाएगा, उसको साबित करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि अगर ये 4 हैं तो वो कौन कौन से दो व्यंजन हैं जिसको जोड़कर ये बनाया गया है। तो आइए उसको भी समझ लीजिए। जो आपका छत्री छ है ना, वो क प्लस स से बना है। ठीक है, जो आपका ये त्र है त प्लस र से बना। ये कंपटीशन में सब पूछता है कि छत्री छ का निर्माण कौन से दो व्यंजन से हुआ है, तो क और स से, त्र का त और र से, ज्ञानिका का जहाज है, ठीक है ना, और य। ठीक है, स्र बना है आपका स प्लस र। इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल, वो कौन कौन से शब्द हैं, उदाहरण भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले ये देखिए, ये जितने भी क और त और ज और श के नीचे ये मैंने हलंत लगाया है ना, इसका मतलब मैंने पहले भी बताया, ये जिस वर्ण के नीचे अगर ये हलंत लग गया वो आधा माना जाता है ना। तो क और श से निर्माण हुआ है छत्री छ का, त और र से निर्माण हुआ है त्र का, है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हलंत रहना चाहिए, ये हलंत नहीं रहेगा तो इसका उच्चारण सही नहीं माना जाएगा। ज्ञानी ग का ज और य से हुआ है, स्र का स और र से हुआ है ना। देख रहे हैं कैसे निर्माण हो रहा है, दो अलग अलग व्यंजन हैं कि नहीं है। देखिए, दो अलग अलग व्यंजन हैं और इन दोनों व्यंजनों को जोड़ दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक वर्ण तैयार हो रहा है, और यही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कच्छा शब्द बना, इन दोनों को जोड़कर हम लोग लिख सकते हैं कच्छा। देख रहे हैं छत्री छ का प्रयोग हो रहा है ना। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं रक्षा, कच्छा रक्षा भी लिख सकते हैं ना। अगर हम इसकी बात करें, अगर त्र की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिदेव,
उदाहरण में बता रहा हूँ आप लोगों को। त्रिदेव भी लिख सकते हैं, त्रिकोण भी लिख सकते हैं, है ना। त्रिकोण देख रहे हैं, त्र का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद अगर हम ज्ञ की बात करें तो ज्ञ में लिख सकते हैं ज्ञात, है ना, या फिर ज्ञानी भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर श्रम भी आता है ना, श्रम, या फिर श्रमिक भी लिख सकते हैं आप लोग, श्रमिक। देख रहे हैं कैसे शब्द का निर्माण हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना। यहाँ पे त का प्रयोग हुआ है कि नहीं, यहाँ पे छ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे त्र का प्रयोग है, यहाँ पे ज्ञानी ग का प्रयोग है, यहाँ पे श्र का प्रयोग हुआ है। तो ये आप चारों कह सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन है। और कैसे संयुक्त व्यंजन है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है ना, कैसे कैसे निर्माण हुआ है, किस किस के दोनों व्यंजन के जोड़ने से कौन सा वर्ण तैयार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत बता दिया है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि आज जो व्यंजन के प्रकार हैं वो क्लियर हो गया है, और मैंने व्यंजन के प्रकार से संबंधित सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर कर दिया है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है, और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है। तो इस तरह हम वर्णमाला से संबंधित जो वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन, वो आज हमने सरलतापूर्वक और सफलतापूर्वक आज मैंने क्लियर कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो बनेगा वो वीडियो बनेगा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। इन 4 बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद।